हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारंभन एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस बायोलॉजी और चैप्टर है 15 आवर इन्वायरमेंट। तो बच्चों, आप लोग वीडियो में बने रहे क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से 2 से 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक जो कि आपसे पूछा जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आवर इन्वायरमेंट। तो बच्चों, सबसे पहली बात ये समझना होगा जो इन्वायरमेंट के हिसाब से तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे जो इन्वायरमेंट जो होता है, जो हमारे चारों तरफ जो सराउंडेड अगर बातें करें, जो भी हैपनिंग्स अगर हो रहे हैं, चाहे वो अबायोटिक्स थिंग्स की बातें करें या बायोटिक्स की बात करें। अबायोटिक्स का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, और बायोटिक्स का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। अबायोटिक्स में आता है हम लोगों का, चाहे आप सॉइल्स की बात करो, ठीक है ना, लैंड की बात करो, एयर की बातें करो, वाटर की बातें करो, ठीक है ना, ये सब आ जाएगा अबायोटिक्स में। और बायोटिक्स में अगर बात करें जो कि खासकर लिविंग्स होते हैं, तो इसमें आता है आपका प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो हम लोग ये तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा जो एवरीथिंग दैट सराउंडेड्स अस इज एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बायोटिक्स, एंड नॉन लिविंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अबायोटिक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम लोग के इन्वायरमेंट में जो सराउंडेड है या तो लिविंग्स है या तो नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं है। अब मैंने बता दिया यहाँ पे, अगर आप देखो बच्चों ध्यान से, ये आपको सन दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है अबायोटिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर दिख रहा है, वाटर मतलब अगर बात करें तो वाटर यहाँ पे आप नीचे जो होगा वो अबायोटिक्स होगा, ठीक है ना। ये आपको जो बर्ड्स दिख रहा है ये क्या होगा बायोटिक्स होगा। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में लोग कह सकते हैं बायोटिक्स मतलब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में यहाँ पे बच्चों आपको कंसीडर करना पड़ेगा लैंड, वाटर, एयर, ठीक है ना। वही लिविंग थिंग्स की अगर बात करें तो उसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो आपको बायोटिक्स और अबायोटिक्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो बात समझ में आ गया भाई। जो इन्वायरमेंट जो होगा वो इन्वायरमेंट खासकर बायोटिक्स कंपोनेंट्स और अबायोटिक्स कंपोनेंट के हिसाब से यहाँ पे होते हैं। तो बायोटिक्स फैक्टर आर लिविंग्स व्हाइल अबायोटिक्स फैक्टर आर नॉन लिविंग्स। ये तो क्लियर हो गया कि किसको क्या कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से सुने, बोला कि इंटरेक्शंस बिटवीन दीज बायोटिक्स एंड अबायोटिक्स कंपोनेंट्स फ्रॉम एनी इकोसिस्टम। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाए तो बताइए, डिफाइन कीजिए, डिफाइन इकोसिस्टम। डिफाइन इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ इकोसिस्टम क्या होता है। हम लोग लिखेंगे इकोसिस्टम इज इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, जहां पे अगर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के बीच में अगर इंटरेक्शंस अगर होता है तो आप उसको क्या कहेंगे बच्चों इकोसिस्टम। तो हम लोग अगर चारों तरफ अगर ध्यान से अगर देखें तो हम अगर मान लीजिए जितने भी एनिमल्स या जितने भी ह्यूमन बींग्स की अगर बातें करें, अगर वो लिविंग बींग्स में आते हैं तो उसके साथ साथ उसको जीने के लिए उसको एयर, वाटर, लैंड की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ वो इंटरेक्शंस करता है, ये एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वो ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। सो इन एन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड। क्यों होते हैं? आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बातें करें, ये दोनों एक दूसरे पे अगर मान लीजिए डिपेंडेंट अगर हैं तो क्यों है। अब यहाँ पे किस तरीके से अगर बात कहा जाए तो वो डिपेंडेंट होगा। देखिए, आप जैसे अगर बात करो एयर, तो लिविंग थिंग्स के लिए तो एयर तो बहुत ज्यादा जरूरत है। उसी तरीके से हम बात करें वाटर, बहुत ज्यादा जरूरत है कि नहीं। तो दोनों के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक इंटरेक्शंस करके एक इकोसिस्टम को मैनेज करके रखता है, वही होता है इकोसिस्टम, ठीक है। सो फूड विच क्यों रखता है, फूड की वजह से, ठीक है। सो गिव राइज टू फूड चेन्स एंड फूड वेव्स इन नेचर। इकोसिस्टम में दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शंस इसीलिए करेगा क्योंकि दोनों को एक दूसरे से फूड मिलेगा। अब फूड मिलेगा तभी तो न्यूट्रिशंस मिलेगा। न्यूट्रिशंस कहां से मिलता है? न्यूट्रिशंस मिलता है फूड से। तो फूड जो होता है वो हम लोग डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें तो प्लांट्स पे ही अल्टीमेट क्या होते हैं, डिपेंडेंट तो होते हैं। तो प्लांट क्या होगा, लिविंग थिंग्स। लेकिन सनलाइट से प्लांट एनर्जी तैयार करता है, फूड लेता है। जैसे सनलाइट से 1% हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ एनर्जी के हिसाब से। तो सनलाइट अगर नहीं हुआ तो प्लांट तो भाई अपना पूरे तरीके से फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो सनलाइट एक तरीके से हम लोग जो देखे थे वो क्या था, अबायोटिक कंपोनेंट्स
है कि नहीं। वही तरीके हम बात करें एयर, एयर तो चाहिए ना प्लांट्स को, वाटर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए प्लांट्स को, है कि नहीं है। तो जब तक अगर प्लांट्स को अगर ये सब चीज अगर नहीं मिलेगा तब तक वो फूड तो बना नहीं सकता। और हम लोग किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। अब प्लांट्स के हिसाब से मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे गोट हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लो हॉर्सेज हैं, तो वो तो है वो जो प्लांट्स खाएगा। आप हर एक तरीके से अगर आप सोच के अगर देखें बच्चों, तो आपको अल्टीमेट यहाँ पे क्या नजर आएगा, जो प्लांट ही हम लोगों के लिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वैसे होते ही हैं। तो जितने भी ग्रीन एल्गी होते हैं ना, वो सब का सब अगर कहे ग्रीन हो ब्लू हो, उस सब का सब क्या होता है, प्रोड्यूसर्स माना जाता है। हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज बोला गया यहाँ पे लीड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया इन्वायरमेंट्स क्या हो सकता है और यहाँ पे किस तरीके से एक दूसरे को इकोसिस्टम में मैनेज करने के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, एक एक वर्ड को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसको कह सकते हैं बच्चों, इकोसिस्टम हम लोग कह सकते हैं जो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर with the non-living constituents of the environment form an ecosystem। तो मैंने बता दिया वैसे अभी इकोसिस्टम जो होता है वो एक तरीके से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की बातें करें तो इंटरेक्शंस की वजह से होता है। यहाँ पे अगर देखें इकोसिस्टम आप जो देख रहे हैं, यहाँ जो क्रिएट किया गया है, तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ठीक है, यहाँ पे आपको एयर, वाटर, ये सारे चीज जो नजर आ रहा है ये एक इकोसिस्टम के हिसाब से दिया गया, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें ये इकोसिस्टम के हिसाब से, पॉन्ड्स की बात करें इकोसिस्टम, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कि इकोसिस्टम में आते हैं। क्योंकि इकोसिस्टम के बिना यहाँ पे ना ही तो लिविंग थिंग्स की बातें करें और ना ही हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की बातें कर सकते। इकोसिस्टम है तभी ये पूरे तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो बैलेंस्ड है। अब किसी एक चीज का ज्यादा होना और किसी दूसरे चीज का कम होना जब अगर ऐसा होता है तो फिर इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस मतलब बराबर नहीं रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना, दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होने ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलेगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप्स को आप समझ सकते हैं, यूजुअली अगर देखा जाए तो हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला अगर देखें यहाँ पे नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है जो नेचर हम लोगों को है ना बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम को बना के दिया है, चाहे आप वो फॉरेस्ट की बातें करें, चाहे वो लेक की बातें करें, ओशियंस की बातें करें, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो नेचर से हम लोग को अवेलेबल है। तो नेचुरली जो चीज अगर हमको मिलेगा इकोसिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना, तो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। वही आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर बातें करें बच्चों, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम लोग उसको कह सकते हैं जहां पर हम लोग मतलब क्या, इंसान के द्वारा अगर बनाया गया हो, जैसे खेती बाड़ी करना कौन किया, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम की बातें करें, पार्क की बातें करें, ठीक है ना, ये सब इंसान ने उसको बना एक इकोसिस्टम को तैयार किया। तो जो इंसान के द्वारा बनाया जाएगा उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, और जो नेचर के हिसाब से जो मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। चलिए, इसमें कोई परेशानी है, इसमें आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया, जो नेचुरल्स मतलब जो नेचर से मिलेगा और आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो मैनमेड रहेगा, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल वाला। तो बच्चों आप यहाँ पर देखना ये है जो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके वजह से ये पूरे इन्वायरमेंट को एक तरीके से बैलेंसिंग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से तो समझ चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, और वो ये है बायोटिक्स कंपोनेंट्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, अबायोटिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें अगर हम लोग अगर देखें जैसे डिकम्पोजर्स, ठीक है, सीखेंगे आगे क्या होता है डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, ये हम लोग सब का सब सीखने वाले ये सब कौन होता है। और इसमें आपने यहाँ पे देख लो, हम बहुत बार बोल चुके हैं, अबायोटिक्स मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, ठीक है, नॉन लिविंग्स को बोलते हैं। ये नॉन लिविंग्स है और ये क्या है, लिविंग, ठीक है ना, ये जिंदा है, वो मरा हुआ, मतलब ये लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब जितने भी आएंगे वो किस में आ जाएगा, और बायोटिक्स में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे बायोटिक्स के लिए, इसमें आता है डिकम्पोजर्स, मतलब ये अगर देखा जाए तो लिविंग जो डेड डिकेइंग होगा सब्सटेंस, हम लोग एक एक डेफिनेशन आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्लांट, ठीक है। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को हम लोग जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशंस के हिसाब से अगर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन
जो घास उस खाता है, ठीक है ना, जो प्लांट्स खाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्बीवोरियस बोलते हैं, ठीक है ना। जो फ्लेश या मीट की बातें करें उसको कार्निवोरियस बोलते हैं। और ये जब ये दोनों चीज अगर कोई एक खाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरियस बोलते हैं। और यहाँ पे या तो आप डेट्रीवोरियस बोलिए, पैरासाइटिक्स बोलिए, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। या तो आप ये कह सकते हैं जो जहां पे बेसिक, जैसे आप बात करो इस धरती का जो अस्तित्व की बातें करें, जो शुरू हुआ, इसमें सबसे पहले अगर स्पीसीज की अगर बातें करें, जो सबसे लेयर नीचे मतलब तालाब, पानी, ठीक है ना, तो पानी के हिसाब से इसके बहुत सारे स्पीसीज का जनरेशन हुआ, तब ये पूरे तरीके से धरती जो है सही तरीके से चल रहा है। इसमें बहुत सारे जो आप स्पीसीज देखते हैं, प्रजाति जो देखते हैं, उसका मेन जो कारण है वो है जब धरती पे अगर बात करें वो पानी एक सेल के हिसाब से जो है ना वो निकला, और उसके पानी में सेल के हिसाब से निकला, और फिर जो है ना धीरे धीरे इतने सारे प्रजाति बन चुका है। मतलब हम सबसे नीचे लेयर की जो बातें करते हैं, यहाँ पे जो जीव जंतु होंगे, ठीक है, स्पीसीज होगा वो वाली है, ठीक है। उसके यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की अगर बातें करें तो ऑटोट्रॉपिक्स, ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब होता है जो खुद पे जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट जो न्यूट्रिशंस को तैयार करता है, उसमें कौन है, प्लांट। तो प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, ऑटोट्रॉपिक्स। मतलब वो अपना खाना खुद से बना, जब वो खाना अगर खुद से अगर बना रहा है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हैं। और हम लोग जो इंसान है, जैसे कि आप लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना, तो लाइफ प्रोसेस में कहा गया था, या अभी हम कह रहे हैं आपको, जो ऑटोट्रॉपिक्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और जो हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आप देखो ध्यान से बच्चा, जो अबायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सब हम लोग का क्या कह सकते हैं, अबायोटिक्स कंपोनेंट्स बोल सकते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट्स हमने उसको बोला था जिसमें लिविंग थिंग्स आएगा, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब किस में आ जाता है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स किसको कह सकते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके, अबायोटिक कंपोनेंट्स को यूज करके वो क्या करेगा, वो अपना फूड को तैयार करता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको बोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो ये होता है अबायोटिक्स, जो कि आपने यहाँ पे देखा था। अबायोटिक्स में क्या क्या चीज आ सकता है, एयर, वाटर, लैंड, लाइट, ये सब का सब क्या होता है, तो सब का सब होता है अबायोटिक्स। तो अबायोटिक्स वाले कंपोनेंट्स को यूज करके प्रोड्यूसर्स अपना खाना तैयार करता है, फूड तैयार करता है, जिसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स है या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, सबको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो अल्टीमेट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, अपना फूड को प्रिपेयर करता है कि नहीं है। तो उसको आप क्या कह सकते हो, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हो, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब होता है कंजम्पशंस, मतलब कोई चीज को यूज जो करेगा, उपभोग करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स। हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। हम लोग खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं सर, अपना खाना हम खुद जो है ना दाल भात भुजिया बना के खाते हैं, जो गैस सिलेंडर पे अगर बातें करें, ठीक है ना, कहते हैं लेकिन भाई ये बताओ बच्चों, आप ये बताओ, वो जो आपने दाल भात भुजिया की बात करी, वो दाल आया कहाँ से, प्लांट से ना, है कि नहीं है। अब जो चावल की बात करें वो आया कहाँ से, तो प्लांट से ना। तो प्लांट से अल्टीमेट हम लोग क्या है, अगर कहें तो उस पर डिपेंडेंट है, मतलब प्रोड्यूसर। तो प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, हम लोग खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स हम लोग किसको कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली देयर फूड। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। तो हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं हम लोग। मतलब चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हम लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। और जितने भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स या ब्लू ग्रीन एल्गी प्लांट्स की बातें करें, वो सब का सब क्या है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड को प्रिपेयर कर रहा होगा, वो सब का सब प्रोड्यूसर्स माना जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आगे अगर बात करें कुछ और भी बात है, डिविजन्स ऑफ कंज्यूमर्स की अगर बातें करें बच्चों, तो हार्बीवोरियस, तो हार्बीवोरियस मतलब क्या, ऑन द फूड कंजम्पशन के बेसिस पे अगर बात करें, वैसे तुमको आप बता चुके हैं, जो प्लांट्स जो खाने वाला होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं हार्बीवोरियस, है कि नहीं। जो प्लांट्स खाएगा उसको आप क्या कह सकते हैं, हार्बीवोरियस बोल सकते हैं। कार्निवोरियस किसको बोलते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होगा, एग्जांपल टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब होता है कार्निवोरियस। और ओमनीवोरियस किसको कह सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को बोल सकते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब होता है लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट, मतलब दूसरे पे रह के वहां से उसका फूड ले, उससे न्यूट्रिशंस लेगा, हम उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। जैसे लाइस की बातें करें, कैसिक्यूटा का बातें करें, लाइस मतलब मान लीजिए ढील उल हो जाता है ना कपार में, बाल में, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, हम लोग के न्यूट्रिशंस लेते हैं बाल से, है कि नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। और डिकम्पोजर्स किसको बोलते हैं, जो डेड डिकेइंग इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म व्हिच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स या एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो न्यूट्रिशंस लेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया, फंगी, दीज आर हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सब अगर होता है तो ये सब रिप्लेस करता है इन्वायरमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों फूड चेन। फूड चेन, क्योंकि हम लोग तो इकोसिस्टम आवर इन्वायरमेंट के बारे में समझ रहे हैं, तो आवर इन्वायरमेंट में अगर फूड चेन की अगर बातें करें तो यहाँ पे सब क्या है, एक दूसरे को डिपेंडेंट होता है फूड के हिसाब से, है कि नहीं। फूड चेन का मतलब यही हुआ जो कौन किससे जो है ना फूड का कंजम्पशन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा यहाँ पे फूड चेन नजर आ रहा होगा। जैसे देखिए भी प्रोड्यूसर्स होता है, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, ये जो ग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहा है ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। इस प्लांट्स को कौन खा सकता है, तो प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स हम लोग हार्बीवोरियस को बोलते हैं, जो प्लांट ईटर्स होगा। जितने भी प्लांट ईटर्स होते हैं वो सब का सब क्या होता है, हार्बीवोरियस होता है। जितने भी प्लांट ईटर्स होगा वो सब का सब क्या होता है बच्चा, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या नाम है, ग्रास होपर, ठीक है। तो यहाँ पे घास को, इस घास को कौन खाएगा, तो ग्रास होपर खाएगा। अब ग्रास होपर को कौन खा जाएगा भाई, तो फ्रॉग खा जाएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा, ठीक है। अब ये फ्रॉग को कौन खा सकता है, तो स्नेक खा सकता है। और स्नेक को कौन खा सकता है, तो हॉक खा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक फूड चेन है, घास को ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खाया, मतलब आपको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ जब ये पूरे तरीके से डेड कट जाएगा, मर जाएगा, मरने के बाद यहाँ पे फंगी बैक्टीरिया, ठीक है, डिकम्पोज होगा, तो उसके बाद ये फंगस उंगस जो पड़ जाएगा इसके मरने के बाद, ये खाएगा। फिर से पुनः यहाँ पे अगर बातें करें, इस तरीके से साइकिल चलते हुए रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट को अगर कहें तो बैलेंस बनाने के लिए फूड चेन जो होता है ना वो होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों का होता है जो हम मछली नहीं खाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं खाना चाहिए, या बहुत खाते हैं। आप बोलेंगे नहीं ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मतलब इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो फूड में वैसे चीज की जरूरत है जो इकोसिस्टम को बनाए हुए रखता है, ठीक है ना। अगर हम मछली अगर खा रहे हैं तो इसके मतलब कोई गलती बातें नहीं है, ठीक है ना, जो हम उसको क्यों खा रहे हैं मछली ही, या नॉन वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई गलत बात नहीं होता है। वो एक फूड कंजम्पशन के हिसाब से जिसको जो जैसा पसंद है वैसा यूज करता है, ठीक है ना। ये एक इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए मतलब से ठीक कह सकते हो, ठीक है। इससे कोई गलत बात नहीं है, जो वो नॉन वेज खाता हम नॉन वेज नहीं खाते इसको ऐसे पाप लगेगा, ये तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, इस पर कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, अब यहाँ पे जो दिखाने वाले आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये है जो फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेसेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल हम लोग किसको कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज, या स्टेप्स बोल सकते हैं। इन अ फूड चेन में जब एक स्टेप्स के द्वारा दूसरे स्टेप्स में जो एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। कुछ इस तरीके से पिरामिड की तरह बना हुआ रहेगा, अभी आपको मैं दिखाने वाला, ठीक है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक्वाटिक फूड चेन देखना पड़ेगा। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखें
तो आपको मैंने ये दिखाया, ठीक है। ये पूरे लैंड सरफेस पे, जमीनी क्षेत्र पे अगर बात करें, ये आप देख सकते हो यहाँ घास है, ये सब इसको खाया। लेकिन पानी के अंदर की अगर बात करें तो एक्वाटिक फूड चेन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जू प्लैंक्टन, फिर यहाँ पे फिश लार्वा, और फिश लार्वा के बाद यहाँ पे स्मॉल फिश, फिर यहाँ पे प्रीडेटर्स मतलब बड़ा मछली, और उसके बाद यहाँ पे कोई अगर हॉक आ गया, ठीक है ना, वल्चर्स आ गया, तो वो मछली को खाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये एक्वाटिक्स वाला जो फूड चेन है। मतलब यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जहाँ पे छोटे छोटे स्पीसीज की अगर बातें करें, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म की बातें करें, यहाँ से बनता है। बनने के बाद ये जू प्लैंक्टन जो छोटे मोटे इंसेक्ट तैयार होता है। अब इस इंसेक्ट को अगर कहे तो फिश लार्वा के हिसाब से जो है ना, ये इसको खाएगा। और फिश लार्वा छोटी सी मछली है, ठीक है, एज कंपेयर इसके हिसाब से अगर देखो तो ये क्या करेगा, ये इसको खा जाएगा। और फिर ये जो आप दिख रहे हो, इसके बाद ये लार्ज स्मॉल फिश, फिर ये प्रीडेटर्स, इस तरीके से ये पूरे तरीके से एक्वाटिक फूड चेन है जो आपको देखने को मिला। तो इससे पहले आपने देखा फूड चेन जो कि लैंड सरफेस पे था। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, ये फूड चेन जो दिख रहा है ये एक्वाटिक्स में। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, ठीक है ना, जो फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है और जू प्लैंक्टन्स क्या होता है। ये तो दोनों 100% पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है जो क्या होता है। फिलहाल तो आप ये फूड चेन जो एक्वाटिक फूड चेन, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लेवल पे एक तरीके से प्रोड्यूसर्स, जैसे हम लोग अर्थ सरफेस पे मैंने बोला प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, है कि नहीं। उसी तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स में आप फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हो प्रोड्यूसर्स, इसको बोल सकते हो कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब बाकी बात जितने भी आएंगे वो सब टर्सरी में बोल सकते हो। लेकिन इसका डिफिनेशन आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट इज प्लैंक्टन, ठीक है ना, और व्हाट इज जू प्लैंक्टन, इसको आप अच्छे तरीके से समझ जाओ बच्चा। यहां पे मैंने बोला जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, एल्गी एंड, यहां पर आप देख सकते हो गैनोबायोटिक बैक्टीरिया की बातें करें, ये जितने भी दिख रहा है, ये कैनोबैक्टीरिया हो, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स हो, ये जितने भी ग्रीन जितने भी दिखेगा वो सब प्रोड्यूसर्स ही होते थे। ये प्रोड्यूसर्स हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जू प्लैंक्टन किसको बोल सकते हैं, एनिमल्स सच एज क्रिल की बात करें, प्रोटोजोआ की बात करें, लार्वा की बातें करें, जेलीफिश की बातें करें, ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब होता है जू प्लैंक्टन। मतलब इस लेवल पे यहाँ पे इसको आप प्राइमरी, जो कि एक तरीके से प्रोड्यूसर्स होता है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूसर्स हो जाता है, और ये कंज्यूमर्स होता है, ये इसको खाएगा। जैसे कि आपको मैंने अभी एक्वाटिक दिखाया फूड चेन के हिसाब से। कोई दिक्कत है? प्लैंक्टन कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ड्रिफ्ट विद द टाइड्स एंड करंट के हिसाब से बनता है। ये जो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लैंक्टन, तो प्लैंक्टन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंसिस्ट करता है जहां पे ड्रिफ्ट सच दैट टाइड्स और करंट की वजह से ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब देखो, ये है आपका ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है। अच्छे तरीके से इसीलिए समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं बात ये करने वाला हूं बच्चा, जैसे सनलाइट से प्लांट सिर्फ 1% ही एनर्जी जो है ना लेता है। कितना परसेंट? ओनली 1%। 1% एनर्जी लेगा प्लांट्स, तो प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग में यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, जो 1 लाख जूल जो दिख रहा है सनलाइट से इसके पास एनर्जी है, मान लीजिए एग्जांपल। अब इसका 1% कितना बन रहा है, अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, इसका 1% एनर्जी ट्रांसफर जो हो रहा है, यह है हम लोग का प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं प्लांट्स को। तो यहाँ पे आता है प्लांट्स, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आएगा, प्लांट्स आएगा। अब यहां इसके पास अपने मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस करने के लिए यहां से ये 1% तो लिया। अब इसमें अगर बात कर लीजिए, ये प्लांट्स पूरा सारे चीज जितने भी अबायोटिक्स कंपोनेंट्स है उसको यूज करके अपना 100% फूड को प्रिपेयर किया। अब यहां से क्या करेगा, इसमें 10% ट्रांसफर होगा। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए 10,000 जूल है तो 1 लाख का 1% 10,000 हुआ। अब 10,000 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000। अब यहाँ पे 90% जो होगा इसका अपना लाइफ प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। ये जो प्लांट्स है अपने पास कितना रखेगा, 90%, ठीक है ना। और अगला जो आगे क्या करेगा, 10% भेज देगा। अब ये 1,000 का फिर से अगर आप बच्चों आप निकालते हो 10% तो 100 इसमें चला जाएगा।
और 90% इसमें रह जाएगा। मतलब यहाँ पे 1000 में से अगर 100 चला गया तो 900 इसके पास रहेगा और 10 मतलब इसके पास पहुंच जाएगा 100। अब 100 का फिर से अगर हम लोग निकालते हैं 10%, तो इसके पास जो है ना 10% ट्रांसफर होगा और 90% इसके पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स है। तो बार बार हम यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स जितने भी हार्बीवोरस वाले होते हैं उस सब का सब हम लोग किसको कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हमेशा ध्यान रखना बच्चा, जितने भी हार्बीवोरस वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पीसीज होंगे फूड कंजम्पशन के हिसाब से वही आ सकते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद टर्शरी, ये 3 लेवल के हिसाब से यहाँ पे बातें किया जा रहा है। तो प्रोड्यूसर्स हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, एक तरीके से ये पैरामिड्स होते हैं, ये ट्रॉपिकल्स लेवल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश किया है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन में अगर बात करें तो ये यूनिडायरेक्शनल की बातें बताया जा रहा है, तो हम लोग बातें करेंगे यहाँ पे आके। लेकिन उससे पहले ये तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 10% लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस आता है लिखने के लिए, राइट द 10% ऑफ लॉ। तो वैसे तो मैंने आपको भी समझाया है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ समझ जाओ, ओनली 10% of energy is transferred to the next trophic level, the remaining 90% energy is used in a life process, जैसे डाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। तो इसका मतलब यही हुआ, क्या करेगा, प्लांट जो है सनलाइट से 1% एनर्जी लिया प्लांट, जिसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, वो अपने आप में 100% एनर्जी बनाया। ठीक है ना। अब 100% में से अगर बात करें तो 90% प्लांट अपने पास रखेगा और 10% क्या करेगा, अगले लेवल पे भेज देगा। वो 10% लेके अपना 100% बनाएगा और फिर वो 90% रखेगा और 10% ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे 10% क्या होगा, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे भेज दिया जाता है। 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे भेज दिया जाता है। अब बाकी बात जो 90% है ना, वो अपने पास रखता है, ताकि वो अपना लाइफ प्रोसेस, डाइजेशन, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन है ना, अच्छे तरीके से कर सके। इसके लिए ये क्या करता है, अपने पास रखता है। सो दिस इज योर 10% लॉ। ठीक है, अभी 10% जो लॉ बताया गया यहाँ पे, ये सिर्फ अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल क्यों होते हैं, तो बोला जाता है ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन्स कंटेन्स 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। अभी 10% जो एनर्जी लेवल है ट्रांसफर तो होगा, वो तो समझ में आ गया। 10% ट्रांसफर करेगा, 90% अपने पास रखेगा। लेकिन जब इस ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से देखा जाए, जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था, इसको बोलते हैं डेटिवोरियस बोलते हैं, जो सबसे नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज होते हैं यहाँ से बात होता है। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, चाहे डीके या सॉइल्स की बात करें यहाँ से। अब ये सब कंजम्पशंस करके प्लांट्स अपना तैयार करेगा फूड, जो कि यहाँ पे आने के बाद प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब जो फूड अपना खुद से प्रिपेयर करे। उसके बाद यहाँ पे हार्बीवोरस, उसके बाद प्राइमरी प्रीडेटर्स और फिर सेकेंडरी। ये प्रीडेटर का अगर बात करें तो दूसरे पे डिपेंड होगा खाना खाने के लिए। ठीक है, उसको बोल सकते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स है और ये ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि अपना खाना खुद के बनाता है और इसी में हम लोग शामिल होते हैं, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक, इसमें हम लोग इंसान वैसे टॉप लेवल पे यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। तो यहाँ देखो बच्चा, एनर्जी लेवल जो है ना 10% जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो जो सबसे टॉप लेवल पे जो एनर्जी अगर बात करें, यहाँ पे इंसान जो ऑमनीवोरस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स होते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स यूज करता है। हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग क्या करते हैं, जहर ही खाते हैं। प्लांट्स में मान लीजिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स कर दिया, ठीक है ना, प्लांट्स के हिसाब से जो प्रोडक्शंस हुआ उसको हम लोग कंजम्पशंस करते हैं, तो केमिकल्स वाले सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग नॉन वेज भी अगर खा रहे हैं, तो नॉन वेज भी आजकल जो है ना केमिकल से तैयार किए जाते हैं। तो अल्टीमेट हम लोग सबसे ज्यादा टॉक्सिस वाले अगर बात करें तो एरिया में आते हैं, ट्रॉपिक लेवल पे
आते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले, ये तो समझ में आ गया 10% लॉ क्या होता है, और ये भी समझ में आ गया तो ट्रॉपिक लेवल किसको कहते हैं। ट्रॉपिक लेवल उसको बोलते हैं जहां पे एनर्जी एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप्स में, एक स्टेप से जब दूसरे स्टेप्स में एनर्जी ट्रांसफर किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ गया बच्चा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जैसे कि वैसे तो हम आपको समझा दिए हैं, लेकिन आपको बात पकड़ में नहीं आया, इसको आप ध्यान से सुनो, हमने क्या समझाया आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। क्या समझाएं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल पर केमिकल जो सब्सटेंसेस होते हैं उसकी लेवल बढ़ते हुए चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो हार्मफुल केमिकल्स होगा, जो टॉक्सिक मतलब जहर, वो हर एक लेवल पे बढ़ते हुए चला जाता है। आप प्लांट को चाहे ना, मान लो पेस्टिसाइड्स किया तो उसमें जो केमिकल्स हुआ उसको अगर मान लीजिए एनिमल्स ने खाया तो एनिमल्स में जो है ना केमिकल्स गया, अब वो केमिकल्स को बनाया ना, लाइफ प्रोसेस किया, 90% अपने पास रखा, उसी केमिकल्स को फिर से वो बनाया, फिर ऐसे कर करके अगर बात करें इंसान ही जो है अल्टीमेट अगर देखें तो सबसे ऊपर लेवल पे होता है। तो आप यहाँ पे देखो, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट्स एक्युमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमंस ऑक्युपाई द टॉप लेवल एनी फूड चेन। कोई भी फूड अगर चेन आप लेते हो तो कोई भी फूड चेन में सबसे ज्यादा टॉप लेवल पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो सबसे जहर कौन खा रहा है, ह्यूमन बींग्स। मतलब हम लोग सबसे ज्यादा जहर वाले अगर बातें करें प्रोडक्ट यूज करते हैं। इसी वजह से आजकल आप देख सकते हो ऐसे बड़ा बड़ा सा अगर देखें तो आपको बीमारी डिजीज है ना आपको मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे वाटर, एल्गी, ठीक है ना, एल्गी ईटिंग इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट ईटिंग इंसेक्ट। अब ये इंसेक्ट को ये मछली खाया, मछली को ये खाया, ये मतलब क्या, छोटा मछली बड़ा मछली को खा गया, और ये वाला मछली हम लोग खाते हैं। तो इसका जो पीपीएम अगर बातें करें तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। अब जैसे इसका पीपीएम अगर इंक्रीज करा तो सबसे टॉप लेवल पे इंसान ही होते हैं, जहरीला होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये सबसे केमिकल्स जो है हार्मफुल वाले कौन खा रहा है, किसके पास है, तो इंसान के पास है। तो आपकी बात समझ में आ गया होगा, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है एक हार्मफुल केमिकल्स होता है जो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज करते हुए जाता है। चलो बच्चों, अब यहाँ पे आते हैं फूड चेन। फूड चेन ने फूड वेव, फूड वेव का मतलब ये हुआ, अभी तक हम लोग जो फूड चेन देख रहे थे जिसमें हम लोग सिंपल सा फूड चेन देख रहे थे भाई, जो प्लांट्स है उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, उसको ग्रास होपर खाएगा, ग्रास होपर को फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग पे स्नेक खाएगा, और स्नेक को कहे तो हॉक खाएगा, ठीक है, या वल्चर्स खाएगा। तो एक ये सिंपल सा का अगर बात कहें तो यूनिडायरेक्शनल चल रहा था, है कि नहीं। फूड जो चेन था वो क्या था, चल रहा था यूनिडायरेक्शनल। लेकिन फूड वेव, वेव मतलब पूरा जाल की अगर बात करें, ऐसा थोड़ी है जो घास फूस को सिर्फ जो है ना ग्रास होपर ही खा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। रैबिट भी खा सकता है, गोट भी खा सकता है, मतलब जो भी हार्बीवोरियस होगा उस प्लांट्स को खा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे यही बात मैं बताने वाला हूँ बच्चा। जैसे पूरा पूरा आपको क्या नजर आ रहा है, ग्रास, ठीक है ना। अभी जो ग्रास नजर आ रहा है तो ग्रास को आप देख सकते हो, रैबिट्स हो, स्क्वायरल्स हो, माइस हो, ठीक है ना, सीड ईटिंग बर्ड्स हो, ये सब खाएगा। अब जब ये सब खाया तो इसको कौन कौन खा सकता है, ये फॉक्सेज खा सकता है, यहाँ पर हॉक्स एंड ऑल्स खा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आए तो ये हार्बीवोरियस इंसेक्ट है, ये अगर इंसेक्ट घास फूस से अपना चीजें न्यूट्रिशंस लिया, अब इस इंसेक्ट को कौन खा सकता है, तो स्पाइडर्स हो चाहे बर्ड्स हो, ठीक है ना, स्नेक्स भी खा सकता है, टॉर्च भी खा सकता है। तो इसका मतलब यही हुआ जो यहाँ पे एक ही चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही थिंग्स एक ही प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड नहीं है। प्रोड्यूसर्स एक हैं प्लांट, लेकिन उसके अगर हिसाब से अगर बात करें जो डिपेंडेबल है ना बहुत सारे हैं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फूड वेव, पूरे तरीके से जाल बिखरा पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप समझते हैं इस चीज को लेकर, तो बोला कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब जरूरी ये है समझना जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है क्या। इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा ही और अलग अलग प्रकार का करके बच्चों तो प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। जैसे आप देख सकते हो, चेंज इन द इन्वायरमेंट अफेक्ट एंड आवर एक्टिविटीज
change the environmental around us, human activities leads to the pollution, deforestation। तो इंसान ही अगर बात कहें यहाँ पे इस अर्थ पे सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम है। इस अर्थ पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो इंसान है। अगर इंसान की अगर बातें करें तो आप देख सकते हो पेड़ पौधे को काट के, ठीक है ना, अपना सारा जितने भी है अपना ऐशो आराम की, चाहे वो बिल्डिंग की बातें करें, अपार्टमेंट, महल, ठीक है, फैक्ट्री इंडस्ट्री डालना का शुरुआत किया, ठीक है ना। इसी वजह से सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स है वो इंसान है, ठीक है ना। इस पूरे इकोसिस्टम को, इस इन्वायरमेंट को अनबैलेंस करने वाला कौन है? तो हम लोग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे क्या क्या किए भाई? तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे बहुत ज्यादा ही गलत गलत बातें की है, जिसके वजह से यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हुआ है। हम लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री डाले, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो कचरा अगर बात करें पानी में जो होता है उसको बहा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है। पूरे अर्थ जो जियोड शेप का था अब ये आंसू वाला है अर्थ बन चुका है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो अर्थ सरफेस पे हैं। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्री और एफोरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ऑफ ट्री। वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, लेकिन आपको यूजुअली इतना ध्यान रखना है, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम यहाँ पे अर्थ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चा यहाँ पे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? इट इज अ लेयर जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट लेयर होता है अराउंड द अर्थ विच इज ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सनलाइट से आता है ना, तो वो ओजोन हम लोग को क्या करता है? जो ओजोन लेयर है वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ओजोन लेयर की अगर बातें करें बच्चा, तो ओजोन लेयर जो होता है ना वो खासकर जो एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेयर में जो लेवल्स होते हैं उसमें से स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर जो लेवल होगा एटमॉस्फेयर का, वहां पे ओजोन लेयर लाइज करता है। मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ ये समझना है, अगर सनलाइट का जो रेडिएशंस है उससे अगर बचना है तो ओजोन लेयर का ठीक होना जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है। कौन से रेडिएशन से? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हम लोग को बचाता है। अगर मान लीजिए ये अगर ओजोन लेयर नहीं होता और डायरेक्ट अगर मान लीजिए सनलाइट के हिसाब से अगर लाइट ये आता डायरेक्ट, तो फिर प्रॉब्लम आता। फिर प्रॉब्लम क्या आता? तो बोला कि सच एज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, ऐसे करके ऐसे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है। सो ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। दिस लेयर इज प्रेजेंट एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। कि कहां पे ओजोन लेयर कहां पे लाइज करता है बच्चा? तो स्ट्रेटोस्फेयर पे लाइज करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखें। इट इज अ डेडली पॉइजनस एट अ ग्राउंड लेवल। ये डेडली होता है ग्राउंड लेवल के हिसाब से। ये आपको स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा। ओजोन लेयर क्या होता है? एक ऐसा लेयर होता है जो सनलाइट के रेडिएशन से, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोग को बचाता है। अब यहाँ पे इसके पास प्रॉब्लम है, ओजोन लेयर के पास अगर कहें तो प्रॉब्लम है। चलो देखो, यहाँ पे मैंने बोला था आपको ये दिखाने वाले हैं। देखो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सनलाइट से मिल रहा है यहाँ पे, चाहे ए बी सी की अगर बात करें, ये आपको जो दिख रहा है बच्चा, ये होता है यहाँ से यहाँ तक। ये जो लेयर दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। और यहीं पे लेयर लाइज करता है ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर जो कि यहाँ दिख रहा है, ये ओजोन लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फीयर। अब बाकी बात यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर होता है। अब ये ट्रोपोस्फीयर, अब बाकी बात ये हो गया अर्थ, ये हो गया अर्थ। तो यहाँ पे ये जो लेयर दिख रहा है ये ओजोन लेयर का है और ये स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो अगर आपका जो रेडिएशन आता है, अगर मान लीजिए ये सब अगर लेयर ना हो और सीधा सीधा अर्थ पे अगर आए, तो सीधा आपको क्या पता चला भाई? अगर ये लेयर है तो कम से कम यहाँ पे इतना तो दिख रहा है टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। अब ये अगर नहीं होता तो समझ जाओ पूरे टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर सकता है, इतना रेडिएशन खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे CFC मॉलिक्यूल्स, ओजोन O3 और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गया जी, ये यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएगा तो अर्थ को इसको प्रोटेक्ट करने की बातें तो करेगा ही करेगा।
अब यहाँ पे बात बच्चों ये आता है, जो भाई इससे अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो देखो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं जो ओजोन लेयर में O3 वो कैसे बनते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ब्रेक डाउन। देखो यहाँ पे सनलाइट है ना, अब सनलाइट क्या करेगा, जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को दो पार्ट में तोड़ देता है, O और O मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, ठीक है ना। अब फिर नीचे जैसे वो आएगा फिर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अगर देखें तो मिलके एक लेयर बना लेता है। इसको आप ऐसे समझो, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ब्रेक डाउन टू द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटॉम्स में कर देता है। जैसे देखो ये O है, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स, तो O2 मॉलिक्यूल्स को ये जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब तोड़ेगा तो O प्लस O के एटॉम्स में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद देखो दीज ऑक्सीजन एटॉम्स देन कंबाइंड विथ O2, फिर से जो है ना अगर बात करें वैसे मॉलिक्यूल्स है ना कंबाइंड कर लेगा, पहले ऑक्सीजन जो तोड़ के O प्लस O एटम्स में कन्वर्ट हो गया, अब फिर ये इस ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा O3, इसी O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इक्वेशंस देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बातें हुआ ओजोन बनने की बातें। अब यहाँ बोला गया है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का मतलब ये हो जो सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो कहाँ ऑब्जर्व किया गया डिप्लेशन, ये तो समझना ही पड़ेगा। तो बोला यहाँ पे द डिक्रीजिंग इन द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ओवर द अंटार्कटिका was first observed in 1985 and was termed as ozone hole। तो सबसे पहली बार जो देखा गया जो ओजोन लेयर में जो होल है वो कहाँ देखने को मिला, अंटार्कटिका में। कब मिला, तो 1985 में देखने को मिला, ठीक है। दिस डिक्रीज वाज लिंक टू द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर यूज करते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तभी क्या होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। मतलब अल्टीमेट अगर हम आपको समझाएं तो ज्यादा अगर पॉल्यूशन अगर होगा बच्चा, जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा ओजोन लेयर में होता है होल, ठीक है ना, मतलब छिद्र हो जाता है जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज्यादा आएगा, ठीक है। सो बोला कि यहाँ पे CFC थोड़ा सा कम यूज करें। सो विच आर यूज कहाँ पे किया जाता है, CFC यूज आखिर किया कहाँ जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना बच्चा, वो यूज किया जाता है AC में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, एस्ट्रोल स्प्रेज में, ठीक है ना, इस जगह पे CFC यूज किया जाता है। जब ये इतने प्रोडक्ट्स अगर मान लीजिए मार्केट में है, इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा CFC बढ़ेगा। अभी जितना ज्यादा CFC बढ़ेगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, अब जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा ओजोन लेयर में होल होगा, इससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट कर जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब बोला गया इस चीज को सही तरीके से बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, मतलब ज्यादा लोग अगर कहें तो CFC यूज ना करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादा यूज ना करें, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। मतलब हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन द फॉरगेटिंग एन एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC। तो CFC को रोकने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकने के लिए यहाँ पे एक बोला गया 1986 में क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, तो किसी भी कंट्री में कोई भी लोग ज्यादा CFC का यूज ना करे उसके लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है, जो हर एक कंट्री, जितने भी कंट्री है वो सारे के सारे कंट्री यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का पालन करें, ठीक है ना। अगर ये क्योटो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा तो उस कंट्री के साथ हो सकता है जो एग्रीमेंट में बनाया गया होगा, लिखा गया होगा, उसके साथ, मतलब पॉलिसी में, एग्रीमेंट मतलब पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं, तो जो पॉलिसी में दिया गया होगा क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसके खिलाफ क्या हो सकता है, पनिशेबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें CFC कोई भी कंट्री ज्यादा यूज ना करे उसके लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आते हैं गार्बेज। गार्बेज मतलब आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, जितने भी वेस्टेज मटेरियल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्बेज, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जी इंप्रूवमेंट्स इन द लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल। तो वेस्टेज मटेरियल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज, कचरा, ठीक है ना, कचरा।
तो इसका मतलब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है ना, ये सब का सब जो है ना गार्बेज है। लेकिन बच्चों आप ये देख सकते हो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो आसान तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, है कि नहीं। जो आसान तरीके से अगर डिकम्पोज अगर हो जाएगा उसको बोलता है बायोडिग्रेडेबल। जो आसान तरीके से डिकम्पोज नहीं होगा उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो बोला गया यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस किसको बोल सकते हैं, जो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। मतलब आसान तरीके से हो जाएगा। एग्जांपल्स के लिए अगर बात करें, चाहे फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स, पिल्स, कॉटन, जूट, डंग, काउ डंग, गोबर, पेपर, ये सब क्या हो सकता है, आसान तरीके से डिकम्पोज हो जाता है, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसको बोल सकते हैं, जो सब्सटेंसेज व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शंस की वजह से मतलब जल्दी जो भी वेस्टेज होगा, जिसमें प्लास्टिक की बात करें, पॉलीथीन की बात करें, ये सब जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से बच्चों आप लोग ये प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, ये वाले मटेरियल्स को जो है ना थोड़ा सा कम यूज करें तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, पेस्टिसाइड्स, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में आते हैं, जो कि ये बिल्कुल पूरे तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको जो डिकम्पोज नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली अगर कहें तो अपने एक्शन से डिकम्पोज कर सकता है। ये बातें समझ में आ गया। चलो आगे समझते हैं। यहाँ पे कुछ बातें अगर करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म release enzyme which decompose the material, but these enzymes are specific in the actions, so that's why enzyme cannot be decompose all the materials। तो यहाँ पे वेस्टेज डिस्पोजल मेथड्स यहाँ पे मैंने दिया है, जैसे लैंडफिल कर सकते हैं, ठीक है ना, कंपोस्टिंग बना सकते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इंसिट्रेशंस भी बोल सकते हैं, इंसिनरेशंस भी करा सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस है जिससे हम लोग जो वेस्टेज है उसको हम लोग आराम से डिकम्पोज करके 4R यूज कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एक एक बात पहले समझ जाते हैं। मेथड क्या यहाँ पे वेस्टेज डिस्पोजल का। तो पहली बात बोला गया बायोगैस। आप बायोगैस में यूज कर लो ना, जो भी वेस्टेज मटेरियल्स है प्लांट्स का, खासकर जो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना, उसको आप क्या करो, बायोगैस बनाने में हेल्प कर लो, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी यूज्ड इन द बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। आप बायोगैस में यूज करो, खाद बनाने में काम करो। ये जितने भी डिस्पोजेबल है, खासकर वैसे जो बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है ना, जो बायोडिग्रेडेबल होगा, ठीक है ना, वैसे मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट, जो नाला की बातें करें, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बिफोर द एडिंग इट टू रिवर्स। लैंडफिलिंग्स जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें आप क्या कर सकते हो, लैंडफिलिंग्स कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एक जगह डिसाइड कर लो और उस जगह पे जितने भी कचरे होते हैं वहां पे जाके आप रखो, तो उसको भी आप समझ सकते हो, लैंडफिलिंग्स बोल सकते हैं। कंपोस्टिंग, तो कंपोस्टिंग जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको मतलब इकट्ठा करके एक ही जगह पे इकट्ठा करके आप वहां पे तैयार कर सकते हो। द कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इन द कंपोस्ट पिट एंड कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल्स आफ्टर अबाउट 3 months गार्बेज चेंज इनटू मैन्योर। तो यहाँ पे देख रहे हो सॉइल्स है ना, अब इसी मान लीजिए ये सब जितना भी वेस्टेज जो बायोडिग्रेडेबल वाला है इसको मिला के रखेंगे तो एक तरीके से मैन्योर, खाद में ऑर्गेनिक वाला जो है ना बन जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो जो वर्मी कंपोस्ट है, कीड़े मकोड़े, ये किसान के लिए, फार्मर के लिए एक फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है ना। कौन चीज, तो वर्मी कंपोस्ट की बात करें, ठीक है। अब है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है जो वेस्टेज मटेरियल है उसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, रिसाइकल करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद आप उसको रीयूज करने का कोशिश करो, जिससे क्या होगा, आपका जो वेस्टेज डिस्पोजल है वो भी हो जाएगा और साथ में इन्वायरमेंट की अगर बातें करें वो भी सही तरीके से बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बातें समझ में आ गया बच्चा। जो आप बायोगैस मेथड से जो है ना उसको क्या कर सकते हो, वेस्टेज को डिस्पोजल कर सकते हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का मतलब ये हुआ भाई, नदी में पानी छोड़ने से पहले उसको साफ सफाई, जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्लोरिनेशंस, ठीक है ना, क्लोरीन ये सब जो होता है उसको अच्छे तरीके से डाल के साफ सफाई कर दो, तब जो है ना नाला में
बहाने का काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लोरीनेशन होना चाहिए देखने को, ठीक है, उसको करा सकते हैं। फिर कंपोस्टिंग मैंने बता दिया, जो जितने भी बायोडिग्रेडेबल वाले सब्सटेंसेज हैं उसको आप कंपोस्टिंग बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे अच्छा बेस्ट उपाय है रिसाइकलिंग। अगर रिसाइकलिंग अगर हो मतलब रिसाइकल मतलब दोबारा हम उसको यूज कर लें तो सबसे बेस्ट उपाय रहता है रिसाइकलिंग के हिसाब से, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है बच्चा द 4R प्लान। मतलब बायोलॉजी के हिसाब से ये तो हम यहाँ पे आपको लास्ट मैसेज यही कहेंगे, जो भाई जितने भी इन्वायरमेंट में जो आप यूज करते हो ना, तो कम से कम उसका पहली बात रीयूज करो, रिसाइकल करो, रिकवर करो और रिड्यूस करो। पहले तक इस यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ से दिया जाए तो बोला कि रिड्यूस मतलब वैसे मटेरियल्स या वैसे सब्सटेंसेस को ज्यादा यूज ना करें, ठीक है ना, उसको थोड़ा कम करें, रीयूज कर लें, रिसाइकल कर लें, ठीक है ना, और रिकवर कर लें। तो ये 4R है जो कि एक इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो बच्चों आपको मैंने यहाँ पे जो बताया वो है मेथड ऑफ वेस्टेज डिस्पोजल की बातें करें, ठीक है ना, किस तरीके से डिस्पोजल कर सकते हैं। फिर कितने टाइप्स का अगर देखा जाए तो मटेरियल्स होते हैं गार्बेज में, मैंने बताया आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर ये गार्बेज होता क्या है, जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम लोग गार्बेज। फिर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर की अगर बातें करें तो मैंने बताया यहाँ पे जो डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर में होल इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होता है और पॉल्यूशन का मेन कारण होता है CFC। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड नेशन अगर बात करें इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हम लोग UNEP के हिसाब से जानते हैं, और जो कि क्योटो प्रोटोकॉल होता है, इसके अंतर्गत कोई भी कंट्री वाला जो है ना इस पॉलिसी को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे जो ओजोन लेयर होता है, उस ओजोन लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने दिखाया आपको जो ओजोन लेयर कहाँ पे लाइज करता है, जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो ओजोन लेयर होता क्या है, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया यहाँ पे जो इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम्स है वो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रहा है, जो डिफोरेस्टेशन की बातें करें या पॉल्यूशन की बातें करें। फिर फूड वेब क्या होता है, फिर मैंने बात की आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने बताया था जो सबसे टॉप लेवल पे इंसान होते हैं, जो सबसे ज्यादा जहर वाले अगर बात करें एनर्जी लेवल को कंजम्पशन करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इस चैप्टर का वो है 10% लॉ। तो 10% लॉ बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, समझ जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रॉपिक लेवल है, जो ट्रॉपिक लेवल अगर बात करें हर एक परसेंटेज है ना, अगर बात करें एनर्जी ट्रांसफर होते रहता है। साथ में व्हाट इज ए प्लैंकटन, तो प्लैंकटन मैंने यहाँ पे बता दिया, और उसका जू प्लैंकटन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। और यहाँ पे एक्वाटिक फूड चेन क्या होता है, तो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रॉपिक लेवल की अगर बात करें, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, इन फूड चेन्स वेरियस स्टेप्स वेयर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द ट्रॉपिक्स, ठीक है। फूड चेन्स मैंने ये सिंपल सा फूड चेन्स की बातें किया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग बात किए यहाँ पे जो कंज्यूमर्स क्या होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन के हिसाब से आपको हार्बीवोरियस, कार्निवोरियस, ओमनिवोरियस, पैरासाइट्स, उसके बाद डिकम्पोजर्स की मैंने बात किया। और बाद में हम लोग यहाँ पे ये सीखे हैं जो अबायोटिक कंपोनेंट्स, और बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये सब हम लोग इस क्लास में समझे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।